वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में एनवायरमेंटल इशू के अगले पड़ाव पर हम जा रहे हैं और वो है हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण हम खत्म कर चुके हैं, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के मुद्दे पर हम जा रहे हैं। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, वो है मरीन पॉल्यूशन यानी कि समुद्री प्रदूषण। हालांकि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीजों पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें हटके बनेंगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन भी आएगा तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से अगर कोई क्वेश्चन बनता है एनालिटिकल या कोई थॉटफुल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फैक्चुअल तो बनेगा नहीं, अगर वैसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके प्रीलिम्स की नॉलेज के हिसाब से आराम से वो आप डील कर सकते हो। मरीन पॉल्यूशन मुझे लगता है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है अगर प्रदूषण से क्वेश्चन बनता है तो, क्योंकि तेल रिसाव की जो समस्या है वो बहुत ही कॉमन है। और इन दिनों जो है समुद्री क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा फोकस है। आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल फोरम पे हम देखते हैं बार बार जो है समुद्र की चर्चा रहती है। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा ये है कि भारत ने इसके उपचार की कई विधियां खोजी हैं, तो इसलिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। चाहे साइंस वाले सेक्शन में हम बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बात करें, चाहे हम एनवायरमेंट में बात करें, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो समुद्री प्रदूषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मरीन पॉल्यूशन, समुद्री प्रदूषण के बारे में, जो इस बार आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगी यहाँ से, पर 5 नंबर तक का क्वेश्चन, 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर हम बात करें तो जो समुद्री प्रदूषण होता है, मरीन पॉल्यूशन होता है, वो जनरली काफी वजह से हो सकता है, लेकिन मुख्य 2 वजह है उसकी। एक तो नदी और दूसरे जो हमारे तेल रिसाव है वो। नदी कैसे? क्योंकि नदी अपने साथ जल लेकर जाती है और समुद्र में अपना जल गिराती है, तो नदी के साथ जो कुछ भी बहकर आएगा वो सब कुछ समुद्र में मिल जाएगा। तो और नदियां जो है भारत पूरे किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में बह रही हैं, उस क्षेत्र के इंटीरियर से बहकर आती हैं, तो उसके अंदर जो भी कचरा हम डाल रहे हैं वो सारा कचरा समुद्र तक जा रहा है। जैसे हम गंगा की बात करें तो गंगा में हम जो कुछ भी डाल रहे हैं वो सब पहुंचता है सीधे बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से समुद्रों तक नदी के द्वारा काफी सारा कचरा, मलबा, प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो ले जाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि हम अपने खेतों में बहुत सारे कीटनाशक या बहुत सारे केमिकल्स, रसायन यूज करते हैं, वो सारे केमिकल्स बारिश के पानी के साथ या किसी भी तरह के रन ऑफ के साथ जो है नदियों तक पहुंच जाते हैं और नदियों के पानी के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो उसका पूरा प्रभाव जो है समुद्र के इकोसिस्टम तक पर पड़ता है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो ये कीटनाशक यूज किए तो ठीक है, उस लोकल एरिया में उसका इम्पैक्ट है, पर आप देख सकते हो उसका इम्पैक्ट जो है समुद्र तक जाता है। और समुद्र के माध्यम से, समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं, और आपको पता है कि कई कंट्रीज में या कई क्षेत्रों में भी, हम बात कहाँ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कई समुदायों में भी जो है जहाँ पे जो लोग मछलियों का सेवन करते हैं फूड के फॉर्मेट में, खाद्य के रूप में, तो उनके जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उसके अंदर वो केमिकल्स एंटर कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। नदी के साथ बहकर आया घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल, कीटनाशक, उर्वरक, भारी धातु, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, नाभिकीय कचरा, पॉलिथीन आदि सभी अंततः समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, और एक अनुमान के साथ लगभग 30 से 35 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक, पैकिंग सामग्री और बैग सीधे ही समुद्र में डंप किए जाते हैं। तो आप इस तरह की डेटा का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जबकि लगभग 200 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक कचरा विभिन्न नदियों के माध्यम से महासागरों में पहुंचता है। यानी इतना तो हम डायरेक्टली डाल देते हैं समुद्र के अंदर, और 200 मिलियन नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरे की घंटी वाली बात है। समुद्रों का दूसरा प्रमुख प्रदूषक है तेल। तेल का अधिकांश परिवहन जो है समुद्रों के माध्यम से होता है, और इनके दुर्घटनाग्रस्त होने, यानी कोई अगर जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या फिर उसके कारण उससे तेल का रिसाव हो गया है, तो उससे बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में बिखर जाता है। हम बोल सकते हैं कि लगभग हर साल प्रतिवर्ष 300 मिलियन गैलन तेल का समुद्र में रिसाव हो जाता है। बहुत बड़ी मात्रा है ये, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लगता है समुद्री प्रदूषण से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मुख्यतः ऑयल स्पिल जो होता है तेल रिसाव से बन सकता है। आगे हम इसमें बात करें, मुख्य रूप से महाद्वीपीय जो चट्टानें होती हैं उन पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, महाद्वीपीय शेल्फ होता है, उसके ऊपर बहुत सारा तेल मिलता है। जैसे हमारे बॉम्बे हाई हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां तेल का उत्खनन किया जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के अन्वेषण और उत्पादन तथा जहाजों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है। क्योंकि सीधे अगर समुद्र में उत्खनन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तेल का रिसाव तो होगा ही
होगा। तेल रिसाव जो नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होता है, अक्सर टैंकों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग क्षेत्र और भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है। लेकिन सामान्य नौकायन और प्राकृतिक आपदाएं भी इसे प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए सुनामी आ गई, तो सुनामी के कारण जो कोस्टल एरियाज में या कोई शिप अगर मान लीजिए रास्ते में था समुद्री क्षेत्र में और उससे तेल बिखर गया, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। समुद्री तूफान है, उसके कारण कई शिप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अनुमानतः लगभग 10 लाख टन तेल के समुद्री परिवहन के दौरान लगभग 1 टन तेल का रिसाव हो जाता है। यानी अगर समुद्र से 10 लाख टन तेल जा रहा है तो कम से कम 1 टन तेल तो उसमें से रिसाव होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त समुद्री तूफानों के आने से भी बड़ी मात्रा में परिवहन किया जा रहा तेल समुद्र जल में जा मिलता है। समुद्री जल में जहाजों के रिसाव या अन्य किसी कारणवश तेल के मिलने की समस्या एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि एक बार समुद्र जल में तेल के मिल जाने के बाद इसे पृथक करना असंभव है। तेल का सरफेस जो टेंशन होता है वो कम होता है और वो तुरंत पानी की सतह पर फैल जाता है। पानी की सतह पर इसकी पतली फिल्म बन जाती है। भाई जैसे आपने घर पे भी शायद देखा होगा, कभी तेल के अंदर पानी गिर जाता है तो पानी नीचे बैठता है, तेल ऊपर रहता है। तेल का सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है और इस वजह से वो तुरंत जो है पानी की सतह पर फैल जाता है, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या है, इस पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी, जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, उसकी हम बात कर रहे हैं। समुद्री जल में प्रदूषकों, विशेषकर कार्बनिक प्रदूषक यानी ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हो गए, अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। और इसका कारण यही है कि जल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो प्रदूषक के रूप में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप घुलित ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए किसी जल के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ गई, तो जो समुद्र के अंदर जीव हैं यानी कोई बैक्टीरिया है जो उस कार्बनिक पदार्थों को खाकर जीवित रहते हैं, तो अगर बहुत सारा खाना आ गया तो ज्यादा लोग ज्यादा खाएंगे, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और उनकी जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो समुद्र के अंदर ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इससे क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और जल में जो घुलित ऑक्सीजन है यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। समुद्री जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से स्वाभाविक रूप से उसकी बीओडी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और बीओडी बढ़ने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका एक मुख्य रूप से एग्जांपल हम बोलते हैं उसे यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो जैसे हमने किसी खेत के अंदर बहुत सारा यूरिया इस्तेमाल किया, अब वो यूरिया जो है वर्षा के जल के साथ मान लीजिए बहकर आस पड़ोस में जो छोटी नदी थी उसमें जाकर मिल गया, वो नदी एक बड़ी नदी में मिली और वो बड़ी नदी जाकर समुद्र में मिल गई। ठीक है, अब वो यूरिया कहाँ पहुंच गया है, समुद्र तक पहुंच गया, पूरे वाटर सिस्टम में आ गया है। अब वो जो कई सारे बैक्टीरिया होते हैं वो जल के अंदर रहते हैं और जल के अंदर वो बैक्टीरिया कुछ तो खाएंगे, 2 चीज चाहिए, ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों को चाहिए और दूसरा खाना चाहिए। तो वो बैक्टीरिया उस यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो चीजें हैं उनको खाकर सर्वाइव करते हैं। अब बहुत सारा खाना आ गया तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो संख्या बढ़ेगी तो श्वसन तो सभी लोग करेंगे, तो जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसका उपयोग सभी लोग करेंगे। ठीक है, जो महासागर होते हैं या कोई भी जलीय बॉडी होती है उसके अंदर एक फिक्स मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, उसे हम बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन। अब जब जनसंख्या बढ़ गई तो सभी लोग श्वसन करेंगे, तो श्वसन करेंगे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जो जैविक ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो गई है, उससे क्या होगा, भाई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो जो जल था उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अल्टीमेटली जितने भी जीव होते हैं वो सभी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है समुद्री जीवों का प्रभाव। तो तेल के रिसाव से समुद्री जल सतह पर तेल की फिल्म बन जाती है, जिससे वातावरण की वायु जल सतह के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती, क्योंकि जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो कैसे जाती है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, समुद्र की सतह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी जो भी गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है वो समुद्र की सतह से हो रहा होता है। अब उस पर क्या जम गया, तेल जम गया है, इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। वही जब ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त रिसे हुए तेल को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट भी समुद्र की जलीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, यानी जो तेल बिछ गया समुद्र के अंदर
उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं तेल रिसाव को रोकने के लिए, तो वो भी समुद्री जीवों को नुकसान करते हैं। ये रासायनिक डिटर्जेंट अत्यंत विषैले किस्म के होते हैं और इनके जलीय जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने से ये रसायन खाद्य श्रृंखला में आ जाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में अगर एक बार आ गए तो फिर तो आगे सब जगह तक ये पहुंच जाते हैं। समुद्री सेडिमेंट में भी ये जमा हो जाते हैं। समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियां इस प्रकार डिटर्जेंट का शिकार हो जाती हैं। डिटर्जेंट को खाने वाले समुद्री जीवों को ग्रहण करने पर मनुष्य के शरीर में भी यह हानिकारक रसायन पहुंच जाते हैं, मतलब वही ये पूरा हमारी खाद्य श्रृंखला में एंटर कर जाता है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्री प्रदूषण के दौरान प्रदूषकों के समुद्री खाद्य श्रृंखला अथवा सतह के सेडिमेंट के साथ विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ही उनमें पहुंच जाते हैं। प्रदूषकों के समुद्री जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने और समुद्री वनस्पति द्वारा इनके अवशोषण के इनके माध्यम से मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। जैसे कोई रसायन था समुद्र में चला गया, अब या तो समुद्र के साथ बहकर वो तटीय क्षेत्रों में आ गया, तटीय क्षेत्र में जो बीचेस हैं, बीच पर जो बजरी है उसके अंदर आकर जमा हो गया, तो वहां पे भी वो काफी सारे फिजिकल केमिकल जो है रिएक्शन करेगा और उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा या फिर किसी मछली के शरीर में चले गए और मछली का सेवन किसी मनुष्य ने किया तो वो केमिकल मनुष्य के फूड चेन में भी एंटर कर गया है, तो इस तरीके से फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अनेक विषैले प्रदूषक समुद्री जीवों और वनस्पतियों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। समुद्री जैव विविधता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अन्य क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके अतिरिक्त समुद्री प्रदूषण का दुष्प्रभाव समुद्रों पर आधारित जीव जंतुओं पर पड़ता है। अनेक समुद्री पक्षी जो समुद्रों में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों जैसे मछलियों पर निर्भर करते हैं। आपने कई फिश बर्ड्स देखी होंगी जो ऐसे उड़ती रहती है किसी वाटर बॉडी के ऊपर और अंदर से मछली पकड़ लेती हैं। ठीक है, उन बर्ड्स की, उन पक्षियों की बात हो रही है। तो या तो खाद्य श्रृंखला में आने वाले प्रदूषकों के कारण ये पक्षी मर जाते हैं या फिर समुद्री जल में पाए जाने वाले पॉलीथीन की थैलियों को निगलकर मर जाते हैं। तो कई बार पॉलीथीन की थैलियां उनकी गर्दन में फंस जाती है, दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल जो प्रभाव है समुद्रों में पाए जाने वाले कोरल पर पड़ रहा है। समुद्री प्रदूषकों में पाए जाने वाले कीटनाशक, खरपतवार नाशक, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, विषैली धातु और रेडियो एक्टिव प्रदूषकों के कारण संवेदनशील कोरल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोस्टल रीजन में होता है, तटीय क्षेत्रों में, तो तेल रिसाव से इन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करें हाइपरथर्मिया, अतिताप। तो जो कच्चा तेल होता है वो क्या होता है, जिससे समुद्र की सतह पर फैल गया, तो जो पक्षी होते हैं उनके पंखों पर और फरों के इंसुलेट और जलरोधक गुणों को नष्ट कर देता है। ठीक है, हाँ, जो पक्षियों के फर होते हैं वो जलरोधक होते हैं, लेकिन ये तेल उनके शरीर पर चिपक जाता है तो उसके जो ताप रोधक की क्षमता होती है और जल रोधक की क्षमता होती है उसे खत्म कर देता है और इस प्रकार तेल से लिपटे पक्षी व समुद्री स्तनधारी की मृत्यु अतिताप यानी शरीर का तापमान सामान्य स्तर से अधिक हो जाने से हो जाती है, क्योंकि भैया वो तो धूप में रहते हैं तो वो तेल से उनकी बॉडी जल जाती है। इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया, अतिताप। ठीक है, आगे हम बात करें आर्थिक प्रभाव। यदि समुद्र तटों और आबादी वाली तटरेखाओं को दूषित कर दिया जाता है तो पर्यटन और वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जैसे हम भी सोचते हैं ना किसी सी साइड पर जाएं, गोवा जाएं घूमने, क्यों जाते हैं? बीच के लिए। वहां पे मान लो तेल का रिसाव हो रखा है, प्रदूषण हो रखा है, बदबू आ रही है, तो हम क्यों जाना चाहेंगे? तो इससे पर्यटन बहुत प्रभावित होता है। इसके अलावा बिजली संयंत्र है और अन्य उपयोगिताएं जो समुद्र के पानी को खींचने या निकालने पर निर्भर करती हैं वो भी तेल रिसाव से प्रभावित होती हैं। वाणिज्यिक उद्देश्य से जो मछली पकड़ रहे हैं, हमारे मछुआरे हैं, कमर्शियल फिशिंग कर रहे हैं, उन जब मछलियां कम हो जाती हैं समुद्र में तो उनकी भी जो है उनको भी आर्थिक हानि होती है। उपचार क्या है भाई तेल रिसाव का? सबसे पहला उपचार है बायो रेमेडिएशन। इस पर मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आराम से मिल सकता है, 5 मार्कर भी मिल सकते हैं। बायो रेमेडिएशन क्या होता है? इसके जरिए समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस बैक्टीरिया को समुद्र में छोड़ देते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो सारा तेल खा जाता है। विशिष्ट जीवाणु का उपयोग किया जाता है इसके लिए। हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संदूषकों को बायो रेमेडिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है तेल, उसको ये बैक्टीरिया या जीवाणु खा जाते हैं जो तेल और गैसोलीन में मौजूद होते हैं। पैरापर्लुसिडिबाका, कुछ एक नाम है इनके, नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएंगे। पैरापर्लुसिडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, आइसोस्पिरा, थैलासोलिडस, जोंगशानिया।
और इसी प्रकार के अन्य बैक्टीरिया का उपयोग करने के लिए कई प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने में मदद मिल सकती है। तो ये हो गया बायो रेमेडिएशन, किसी बैक्टीरिया की हेल्प से तेल रिसाव को हटाया जाता है समुद्री क्षेत्र पर से। ये बैक्टीरिया जो है उस हाइड्रोकार्बन को खा जाते हैं। अगला है कंटेनमेंट बूम्स। ये क्या होते हैं? तेल के प्रसार को रोकने और इसकी रिकवरी हटाने के लिए फ्लोटिंग बैरियर, जिन्हें बूम के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी तेल का प्रसार नहीं रुके और धीरे धीरे वो हट जाए तो हम क्या करते हैं, समुद्र के क्षेत्र में फ्लोटिंग बैरियर लगाते हैं जिससे वो पानी इधर उधर जाए नहीं। ठीक है, क्योंकि समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, तो अगर आप लहरों के थ्रू ही वो तेल जाएगा, क्योंकि समुद्र की सतह पर ये तेल गहराई में नहीं जाता, तो फ्लोटिंग बैरियर लगा देते हैं। इनको हम बूम कहते हैं, कंटेनमेंट बूम्स। तो इससे क्या है, वो पानी इधर उधर नहीं जाता और धीरे धीरे वो क्या होता है, हटा दिया जाता है। फिर है स्कीमर। ये क्या करते हैं, पानी की सतह पर जो मौजूद तेल है उसको भौतिक रूप से अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। यानी उस तेल को ऊपर से आपने धीरे धीरे ड्रिल करके हटा दिया, इनको स्कीमर बोलते हैं। अगला क्या है, सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सॉर्बेंट्स जैसे पुआल हो गए, ज्वालामुखी राख हो गई, पॉलिएस्टर, व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन है, जो पानी से तेल को अवशोषित करते हैं, का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसी चीजों को डाल देते हैं जो तेल को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, घर में हमारे किसी ड्रेस पर तेल गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं, टेल्कम पाउडर, तो वो तेल को अवशोषित कर लेता है। तो बस वही चीज है, सॉल्वेंट क्या करते हैं, ऐसी कोई चीज छिड़क देते हैं जो उस चीज को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ज्वालामुखी राख है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। पुआल होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, तेल को अवशोषित कर लेते हैं। डिस्पेरिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ये ऐसे रसायन होते हैं जिनमें तेल जैसे तरल पदार्थों को छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करने वाले यौगिक मौजूद होते हैं। वे समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज करते हैं। यानी क्या करते हैं, जो तेल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तेल एक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन को मान लो हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़ दिया, ठीक है, तो इस तरीके से इनको तोड़ देते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है पूरे समुद्र में फैलकर अपने आप ही कम हो जाता है। तो डिस्पेरिंग एजेंट बोलते हैं इनको, ये उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, भारत में इससे संबंधित क्या कानून है अगर तेल रिसाव हो जाए तो आश्चर्य की बात है कि भारत में तेल रिसाव और उसके परिणामी पर्यावरणीय क्षति को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत के पास वर्ष 1996 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, यानी अचानक से अगर तेल रिसाव हो जाए तो एक आकस्मिक योजना हमारे पास, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, NOSDCP बोलते हैं इसको। ये 1996 से है, ठीक है। क्या है ये? यह दस्तावेज रक्षा मंत्रालय द्वारा 1996 में जारी किया गया था और इसे अंतिम बार 2006 में अपडेट किया गया था। यह भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव के सफाई कार्यों में सहायता के लिए राज्य के विभाग, मंत्रालय, बंदरगाह प्राधिकरण, पर्यावरण एजेंसियों के साथ समन्वय करने का अधिकार देता है। क्योंकि जो हमारे कोस्ट गार्ड्स होते हैं, तटरक्षक बल होते हैं, वो इस काम को करते हैं और उनके लिए पूरे जो मशीनरी होती है वो उनको हेल्प इसमें करती है, ठीक है। वर्ष 2015 में भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति 2001 के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की है और कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवजा सुनिश्चित करता है, ठीक है। बंकर तेल प्रदूषण क्षति 2001, इसको 2015 में भारत ने अप्रूव किया है। ये IMO द्वारा प्रशासित एक बंकर तेल प्रदूषण क्षति जो है वो IMO यानी इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इसको प्रशासित करता है। चर्चा में क्यों है फिलहाल, मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, उसकी वजह है कि एक नए अध्ययन के अनुसार ये पुष्टि की गई जो कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे समुद्री जल हैं उसमें पोषक तत्वों के साथ उत्तेजक बैक्टीरिया तेल रिसाव के बाद डीजल और अन्य पेट्रोलियम तेल को विघटित करने में मदद कर सकते हैं। यानी वहां कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बायो रेमेडिएशन के थ्रू तेल को विघटित कर सकते हैं। इससे पहले 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में है ये, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायो रेमेडिएशन मैकेनिज्म तकनीक विकसित की है। तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा था हाल ही में, तो मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं द्वारा तेल रिसाव की समस्या को समाधान करने के लिए कमरे के तापमान पर 2 रसायनों के मिश्रण की एक सरल एकल चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से एक संश्लेषित रासायनिक अवयव, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी इसमें काफी हेल्प कर सकता है। ये रासायनिक अवयव पीने के पानी जो है उसमें घुले हुए
या रिसाव के कारण अगर फ्लोराइड फैल जाए या किसी तरह के धातु आयन हो गए जैसे सीसा, पारा, कैडमियम, तांबा, लोहा, इनको पानी से दूर कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में रहा था। कोलकाता के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है IISER, उसके वैज्ञानिकों ने ये जो है परीक्षण किया था, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा था। तो यहाँ से ऑब्वियसली इन फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको आप एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे बायो रेमेडिएशन है, उस पर 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। समुद्री प्रदूषण के प्रभावों पर एक 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, 10 मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसे में निबंध में आपको ये मिल सकता है, तो इसलिए जो है आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर प्रदूषण से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आ सकता है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर थोड़ा छोटा था, क्रिस्प था, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इसके अलावा सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।